नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट, या फिर इस टॉपिक को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो पैरेलल एलसीआर सर्किट है, ओके, इसको हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर देखने वाले हैं। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये रेजोनेंस का फिनोमेनन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के साथ क्या क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं, थोड़ा इसे देख लेते हैं। पहले तो जो डायग्राम होगा आपका, जो कंबाइंड इम्पीडेंस होगा वो पता करेंगे। इसी बीच हमें जो है एक एक्सप्रेशन मिलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर हम लोग जो इम्पीडेंस यहाँ मिला है कंबाइंड इम्पीडेंस सर्किट का, उसको एट रेजोनेंस हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन कैसा निकलता है। और इसी एक्सप्रेशन से हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में या फिर पैरेलल एलसीआर सर्किट में एट रेजोनेंस क्या होता है, इम्पीडेंस जो है मैक्सिमम होता है, हाई होता है, ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। और कंसिक्वेंटली जो करंट है वो काफ़ी लो होता है। इसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, कह सकते हो कि जो सर्किट है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर जो करंट होता है उसको ये सर्किट है ना, ये आपका पैरेलल रेजोनेंट सर्किट सप्रेस करती है, रिजेक्ट करती है, ओके, इन कंपैरिजन टू करंट्स ऑन अदर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। और फिर हम लोग एक छोटा सा चीज़ देखेंगे, इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। Z को Q डॉट ओमेगा नॉट L के टर्म्स में थोड़ा सा निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इम्पीडेंस जो है ये क्वालिटी फैक्टर का एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। फिर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे और फिर अंत में हम लोग क्या करेंगे, करंट इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को देखेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। ठीक है, आपको याद होगा सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हम लोगों ने देखा था वोल्टेज मैग्निफिकेशन। कहने का अर्थ ये है कि जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसका एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन का। उसी प्रकार से हमारा ये जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है इसका एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं करंट मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर जो है हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग सर्किट लिए हैं कुछ इस प्रकार से, E इज इक्वल टू ई नॉट ई पे पावर जे ओमेगा टी। हम लोग एक पावर सोर्स कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा पैरेलल कनेक्शंस हम लोग किए हैं। एक ब्रांच लाइन में हम लोग क्या किए हैं, इंडक्टर लिए हैं जिसका इंडक्टेंस L है, और एक रेजिस्टेंस लिए हैं जिसका रेजिस्टेंस आपका R है, या ऐसा कह सकते हो रजिस्टर, ओके। और फिर जो दूसरा ब्रांच लाइन है उसमें हम लोग कैपेसिटर लिए हैं जिसका कैपेसिटेंस C है, ओके। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इस सर्किट का जो कंबाइंड इम्पीडेंस है वो पहले हम लोग पता करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिएगा तो कंबाइंड, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांच लाइन में एलिमेंट्स है तो हम लोग को कंबाइंड इम्पीडेंस चाहिए होगा। ठीक है, इस ब्रांच लाइन का अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, तो दोनों को एक साथ लाएंगे तो कंबाइंड हो जाएगा। कंबाइंड इम्पीडेंस पता करते हैं। ठीक है, the combined impedance Z of two parallel branches is, इस प्रकार से लेंगे 1/Z करके, ऐसे कंबाइंड इम्पीडेंस जो Z से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन पैरेलल है इसलिए 1/Z लेकर के चलेंगे। पहले ब्रांच लाइन का जो इम्पीडेंस होगा उसे ऐसे लिख लेंगे R प्लस, इसका हो जाएगा J ओमेगा L, और फिर दूसरे वाले का ब्रांच का जो इम्पीडेंस होगा वो ऐसा होगा 1/J ओमेगा C, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और हम लोग चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/R प्लस J ओमेगा L, ओके। और ये J ओमेगा C ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा J ओमेगा C, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने जब देखा था कि इम्पीडेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि जो रेसिप्रोकल होता है ना इम्पीडेंस का, उसको हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, करते हैं, और इसे कहते हैं एडमिटेंस, ओके, एडमिटेंस कहते हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली 1/z हम लोग पता कर रहे हैं, तो हम लोग इसको y से भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एक प्रकार से कहें तो हमें ये एडमिटेंस मिल रहा है सर्किट का, ठीक है, ये जो सर्किट यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा 1/z इज इक्वल टू क्या मिला, 1/r प्लस जे ओमेगा एल है। अभी क्या करते हैं ना, इसको रेशनलाइज अगर कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, r माइनस जे ओमेगा एल, ठीक है, बाई r माइनस जे ओमेगा एल, ओके, और फिर प्लस में जे ओमेगा सी, इस प्रकार से रेशनलाइज कर दिए, ठीक है। ये जो r प्लस जे ओमेगा एल था, इसको देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, 1/z इज इक्वल टू नीचे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, जे स्क्वायर अगर होगा तो वैल्यू आ जाएगा आपका 1, ओके ओके, वैल्यू 1 तो नहीं आएगा, -1 आएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ऊपर होगा r माइनस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी, कुछ ऐसा आएगा, है ना। ओके, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जे स्क्वायर, ये नेगेटिव, ठीक। आगे देखिएगा 1/z इज इक्वल टू, है ना, क्या करते हैं इसमें, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। तो इसमें रियल पार्ट तो ये वाला है, r/r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, माइनस जे ओमेगा एल, ये जो था, बाई r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये वाला जे ओमेगा सी, इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, इसको कंटिन्यू करते हैं, हमें क्या मिल गया, 1/z इज इक्वल टू r बाई r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अभी इसमें से देखो जे ओमेगा और जे ओमेगा दोनों में कॉमन है, तो क्या करो, उसको बाहर निकाल लो, इस प्रकार से। सो अंदर में हमारे पास क्या बच जाएगा, चूँकि ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव था तो इसको भी इधर ले आते हैं, c माइनस जे ओमेगा तो बाहर हो गया है, l बाई r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, पैरेलल LCR सर्किट में रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमें पता है कि एट रेजोनेंस, हम लोग जानते हैं कि एट रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस पर क्या होता है, एट रेजोनेंस जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होती हैं सर्किट की, जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है सर्किट की, ओके, इज 0, हमें ये पता है। तो देखिए, बेसिकली जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है वो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण है, और इसी में हम लोग जे लगाते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस वाले में तो जे नहीं लगता, तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिएगा, देयरफॉर जे ओमेगा ब्रैकेट c माइनस एल बाई r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा c माइनस एल बाई r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे जो है ऐसे लिख लेते हैं, इस प्रकार से, एल बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इस प्रकार से लिख लेते हैं। ऐसे ये नेगेटिव में है और ये सी अगर उधर जाएगा तो ये भी नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे। अभी यहाँ देखो 1/r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एल हो रहा है। क्या करो, दोनों को इन्वर्स कर दो, तो यहाँ आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी। अभी यहाँ से ना हमें जो है ओमेगा, अर्थात जो आपका कह सकते हो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस आर स्क्वायर को इधर ले आइए, एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। अभी यहाँ से एल स्क्वायर भी इधर ले आते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई एल, एक मिनट यहाँ सी है ना, तो एल स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से देखिए हमें मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, क्योंकि यहाँ से एल और एल कैंसिल करेंगे, माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज ओमेगा
इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ले लेते हैं, और ये जो स्क्वायर है ना इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो हमें ऐसा मिलेगा अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो ओमेगा नॉट है यहाँ पर, ये आपका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कहो तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ही एक्सप्रेशन है, लेकिन ये रेडियंस में है, इसका यूनिट रेडियंस में होता है। और जब हम लोग एफ नॉट लेते हैं ना तो ये बेसिकली हर्ट्स में गिवन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एफ नॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओमेगा नॉट की जगह पर क्या ले लो, टू पाई एफ नॉट ले लो, तो यहाँ आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इस प्रकार से। सो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, या पैरेलल या रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका ये एक्सप्रेशन है। अभी एक चीज़ आपसे हम जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि जो सर्किट हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं, अगर इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, अगर वो स्मॉल होता है, जस्ट इमेजिन आर का वैल्यू अगर स्मॉल हुआ, ठीक है, आर का वैल्यू अगर स्मॉल हुआ, जस्ट इमेजिन, तो क्या हम लोग ये जो है, क्योंकि आर का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा तो उस स्मॉल का अगर स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल होगा, तो ये जो आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है इसका वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो जाएगा एज कम्पेयर टू 1/LC। तो हम लोग करते क्या है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें एक और सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन मिलता है, वो थोड़ा देखिएगा। यहाँ लिखते हैं कि इफ आर दैट इज रेजिस्टेंस इज स्मॉल ओके, देन आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू 1/LC। सो हम लोग क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें एक और एक्सप्रेशन मिलेगा, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC मिलेगा। आप चाहो तो इस एक मिनट, LC नहीं, यहाँ पर 1/LC है, माफ़ करिएगा, ठीक है, 1 है। सो क्या मिल रहा है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। सो देखिए हम लोगों को जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के केस में जो एक्सप्रेशन मिला था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, क्या ये उससे सेम है? बिल्कुल सेम है। देखिए ये जो दोनों एक्सप्रेशंस है ना, अगर आप दोनों पर वैल्यूज़ को पुट करके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता करते हो किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो हम आपसे इतना कहेंगे कि दोनों के इस्तेमाल से जो आंसर आएगा ना वो लगभग सेम आता है, कुछ पॉइंट्स का अंतर होता है बट लगभग सेम आता है। ठीक है, तो अगर केस आपका पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का है, मान लीजिए आपने ये फॉर्मूला भूल गए, आप ये फॉर्मूला, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो जस्ट यूज़ दिस फॉर्मूला। ओके, तो देखिए यहाँ से हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है इस पैरेलल LCR सर्किट का, उसका एक एक्सप्रेशन तो मिल गया। ठीक है, अभी हम लोग तो कंबाइंड इम्पिडेंस की बात कर रहे थे ना, तो इस इम्पिडेंस वाले को कंटिन्यू करें क्या? बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा इसके लिए पेज हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर थे ना, यहाँ पे थे, क्या देखिए कि 1/Z जो है प्यारे व्यूअर्स, मतलब बेसिकली ये तो एडमिटेंस है, ये तो यहाँ पे आपको बताए ही हम लोग। ठीक है, कहीं कहीं पर एडमिटेंस को लेकर के ही चला जा रहा था बुक्स में। ओके, और बाद में उसको इम्पिडेंस में कन्वर्ट कर देता है, तो हम लोग आपको ये चीज़ पहले बता दिए, बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा सी माइनस एल बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अभी हम लोग क्या देखे थे कि रिएक्टिव कंपोनेंट 0 होता है, अर्थात इस वैल्यू को, मतलब ये वाले हिस्से को 0 से इक्वल पुट कर दो, तो 1/Z आपको क्या मिल रहा है, आर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, सो क्या करते हैं, इसे आप ऐसे कर दो, तो Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर आपको मिलेगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आपको इसका वैल्यू मिलेगा, मतलब जो इम्पिडेंस है वो आपको कुछ इस प्रकार का मिल रहा है। लेकिन हम लोग का जो डेरिवेशंस था, उस डेरिवेशंस के बीच हमें इसका वैल्यू मिला है कहीं ना कहीं पर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का वैल्यू मिला है। जरा सा आप गौर कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, है ना, इस स्टेप में हमें इसका वैल्यू मिला था, जरा सा गौर कीजिएगा।
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी। तो क्या इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी, सो z इज इक्वल टू एल बाई सी है। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। सो ये जो आपको मिल रहा है दिस इज द कंबाइंड इम्पिडेंस, ओके, फॉर दिस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपका Z का एक्सप्रेशन है कब? रेजोनेंस पर या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। और ये जो इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन है इसे कहते हैं हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। जो इम्पिडेंस है आप बेसिकली ऐसे लिखना कि थोड़ा अलग कर देते हैं, द impedance at resonance is called as dynamic resistance, ठीक है। जो इम्पिडेंस होता है रेजोनेंस पर उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अपना Z क्या है? रेजिस्टेंस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का अर्थ यह है कि अगर R स्मॉल होता है सर्किट में तो इम्पिडेंस हाई होगा, ठीक है। इम्पिडेंस क्या होगा? हाई होगा। देखिए इफ R इज स्मॉल, ओके, देन Z इज लार्ज, ठीक है, Z इज लार्ज। एंड इफ R इज नेग्लिजिबल, मतलब जो सर्किट में रेजिस्टेंस है अगर वो नेग्लिजिबल होता है तो इस केस में जो आपका Z होगा ना, Z वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट, ओके। तो इस चीज़ से हमें क्लू मिल रहा है कि अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस स्मॉल हुआ तो भाई इम्पिडेंस तो हाई हो जाएगा। तो जो सर्किट में करंट होगा ना उसका क्या हाल होगा? देखिए सर्किट में जो करंट होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। अगर R नेग्लिजिबल भी है तब भी Z इनफाइनाइट हो जाएगा, तब भी उसमें कुछ ना कुछ करंट रहेगा। करंट मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। So if R is small then Z is large, and if R is negligible then Z is infinite, which gives us a clue, which gives us a clue about current, okay, in the circuit which is वेरी लो, ओके, विच इज़ वेरी लो। करंट क्या होगा सर्किट में? वो लो होगा, क्योंकि जब देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इम्पिडेंस है, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पिडेंस है वो लार्ज है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना? हम लोग यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है कि जो इम्पिडेंस होता है सर्किट का ना वो लार्ज होता है। ओके, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है ये किसके लिए मिल रहा है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। इम्पिडेंस जो होता है रेजोनेंस पर उसको कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R स्मॉल हुआ तो सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा वो लार्ज होगा, इम्पिडेंस लार्ज होगा तो सर्किट में जो करंट होगा वो स्मॉल होगा, है ना। ये तो हमें इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, ओके। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है कि अपना ये जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है ना प्यारे व्यूअर्स, ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट करती क्या है? बेसिकली जो करंट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर रहती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो करंट्स इस सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर होती है उसको ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या करता है? रिजेक्ट करता है, सप्रेस कर देता है, ओके, अदर फ्रीक्वेंसीज से। मतलब है कि आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो वांटेड फ्रीक्वेंसी है, जो आपको चाहिए, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, उसको ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या करता है? मैक्सिमम इम्पिडेंस प्रोवाइड करवाता है, ओके। इसी प्रकार से वो जो है अदर फ्रीक्वेंसीज से वांटेड फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? सेपरेट करता है, फिल्टर करता है। इसी की वजह से जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है प्यारे व्यूअर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजेक्टर सर्किट या फिल्टर सर्किट भी कहते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसके लिए ऐसा लिख देते हैं कि
ओके, तो यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं कि अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हैज मैक्सिमम इम्पीडेंस एट रेजोनेंस and does not allow a frequency equal to natural frequency of the circuit. Thus, it suppresses or rejects a particular frequency from several other frequencies. Hence, it is called as a rejector or filter circuit. देखिए, अगर मान लीजिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि इधर साइड में फ्रीक्वेंसी है आपका, ठीक है, और इधर आपका करंट है. जस्ट इमेजिन ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये वाला, ठीक है. तो आपका जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है उसके लिए आपको जो ग्राफ मिलेगा ना वो कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का. ओके, मतलब इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा और ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा F0. तो आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है जैसे जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट घट रहा है ना. मतलब है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इस पर जो करंट होगा सर्किट में वो मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इम्पीडेंस हाई होता है इस केस में, ठीक है. एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है उसको कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस. ओके, और ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है. इसकी वजह से जो करंट होगा आपका वो लो होगा, ठीक है. ये आपका F0 जो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये वाला, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला केस है, ठीक है. ओके, इस प्रकार से जो है हम लोग इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिखी थी कि भाई कंबाइंड इम्पीडेंस देखेंगे सर्किट का, वो हम लोग देख ली. ये आपका कंबाइंड इम्पीडेंस था सर्किट का, ये वाला पूरा. फिर एट रेजोनेंस चूँकि रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो होता है तो जीरो पुट करके हमें ये आपका एडमिटेंस मिला सर्किट का एट रेजोनेंस, और इसको इन्वर्स निकाले तो ये हमें इम्पीडेंस मिल गया सर्किट का एट रेजोनेंस. और चूंकि इसका एक वैल्यू मिला था तो पुट करके हम लोग है ना डायनेमिक रेजिस्टेंस पता किए. ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो है हमें एक्सप्रेशन मिला, है ना, कुछ इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट किए. ओके, फिर हम लोग देखें कि भाई पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को हम लोग रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, इसे थोड़ा देखें, है ना. इम्पीडेंस हाई होता है, कॉन्सिक्वेंटली करंट लो होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, ये देखें. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देखे हैं, अभी एक और देखेंगे, ठीक है. सो अब हमें देखना चाहिए इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर. कहने का अर्थ ये है कि ये जो Z है ना इम्पीडेंस, ये क्वालिटी फैक्टर के फंक्शन के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है. थोड़ा इसे हमें समझना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग प्यारे व्यूअर्स फिर से एक ठो पेज ले लेते हैं. थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, एक पेज ले लेते हैं हम लोग. देखिए बेसिकली प्यारे व्यूअर्स, जैसे हम लोग कहें कि अगर मान लीजिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर आपका जो मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की ही हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका जो रेजिस्टेंस है सर्किट का अगर वो स्मॉल होता है तो उस केस में Z आपको क्या मिलता है, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई R था. आप इसे ऐसे तो लिख ही सकते हैं, R स्क्वायर बाई R प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई R ऐसा. फिर Z इज इक्वल टू R प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई R. अभी देखो चूंकि R बहुत स्मॉल है तो इन कंपैरिजन टू दिस टर्म ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई R, इस टर्म के कंपैरिजन में क्या हम लोग R को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि R तो काफ़ी स्मॉल है. तो अगर इसको नेग्लेक्ट करें तो हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई R, ठीक है. अभी देखो जब हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे, ओके, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ओमेगा को ओमेगा नॉट से इक्वल लिया था. तो क्या कर सकते हैं, ये जो ओमेगा है इसके जगह पर ओमेगा नॉट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि चूंकि क्वालिटी फैक्टर को पिछली वीडियो से हम लोग देखते आ रहे हैं तो वहाँ पे ओमेगा नॉट ही लिए थे, इसलिए ओमेगा नॉट ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से ग्रैब कर पाए. अब देखो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L डॉट ओमेगा नॉट L बाई R, इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं. अभी यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख दो, Z इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L डॉट Q. ये जो है आपका ओमेगा नॉट L बाई R, ये Q से इक्वल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, इज अ क्वालिटी फैक्टर. सो यहाँ से अगर आप देखो गौर से
तो Z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, Q डॉट ओमेगा नॉट L, मतलब ये है ओमेगा नॉट L की ये बात कर रहा है। देखो ये जो अपना ब्रांच लाइन है, इस ब्रांच लाइन में रेजिस्टेंस तो हम लोग स्मॉल ले लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, चलो ठीक है। अब L की बात कर रहा है ना, बचा क्या, इंडक्टर। और यहाँ पे देखिए Z इज इक्वल टू Q डॉट ओमेगा नॉट L है ना। कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पीडेंस है आपका सर्किट का ना, ओके, वो Q टाइम्स हो जाता है इस ब्रांच लाइन के इम्पीडेंस से, ठीक है। ये जो क्योंकि ओमेगा नॉट L तो क्योंकि R को तो स्मॉल ले लिए, ठीक है, नेगलेक्ट करके हटा भी दिए, बचा ये वाला ना, तो इस ब्रांच लाइन का टोटल इम्पीडेंस तो इससे इक्वल हो गया। तो इसलिए हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि Z इज इक्वल टू Q डॉट ओमेगा नॉट L हमें मिल रहा है। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो इम्पीडेंस है आपका वो Q पर डिपेंड करता है। अगर सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा तो उसका क्वालिटी फैक्टर भी मैक्सिमम होगा। ओके, इस प्रकार से थिंग्स हम लोग कह सकते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं ना। सो यहाँ से भी आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो कि एट, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि हेंस एट रेजोनेंस ओके द impedance of the circuit becomes Q times the impedance of the branch line, Q times the impedance of the branch line, अभी आप कहोगे यहाँ पे आप ब्रांच लाइन कह रहे हो, है ना। देखो ब्रांच लाइन मतलब इसका या फिर इसका, किसी का भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर प्यारे व्यूअर्स हमारा ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है ओमेगा नॉट L, या है ना, ये आपका ओमेगा नॉट C से इक्वल होता है। तो आप चाहो तो ओमेगा नॉट L को 1 बाई ओमेगा नॉट C से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अब देखो इसके लिए यहाँ एक ग्राफ हम लोग बनाए थे। ये करंट वाला तो हम लोग देख ही लिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि इम्पीडेंस मैक्सिमम है। इसकी वजह से अपना जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो क्या कहलाता है, रिजेक्टर सर्किट या फिल्टर सर्किट। जो वांटेड फ्रीक्वेंसी है अपना, उसको ये क्या करता है, मैक्सिमम इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर देखो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट में अगर आप गौर से देखो तो ये जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व क्या है, थोड़ा फ्लैटर है। इसका जो अगर आप पीक देखो तो थोड़ा फ्लैटर पीक है ना। तो इसको देख के आप क्या कह सकते हो कि जो क्वालिटी फैक्टर है ना इस पीक का वो लो है, Q इज लो, ठीक है। ओके, और जब आप इसका देखोगे तो इसका थोड़ा शार्पर दिख रहा है, तो इसको कह सकते हैं Q इज हाई, ठीक है। जब Q हाई है तो देखो इम्पीडेंस जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो भी हाई है, और जब Q लो था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ से आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इम्पीडेंस था वो लो था, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इम्पीडेंस एज अ फंक्शन ऑफ क्वालिटी फैक्टर हम लोग कह सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चूँकि बेसिकली ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि क्वालिटी फैक्टर पर इम्पीडेंस डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर क्वालिटी फैक्टर हाई है तो इम्पीडेंस ज़्यादा होगा, अगर क्वालिटी फैक्टर कम है तो इम्पीडेंस कम होगा। ओके, सो इस प्रकार से एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। अब देखिए हम लोगों ने लगभग चीज़ें तो कवर कर ली। अब बचा क्या, बचा आपका एक टॉपिक, डेट इज करंट इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब चूंकि वीडियो जो है 30 मिनट का हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे आने वाली वीडियो में एक छोटे से टॉपिक है ये छोटा सा, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो आज का अपना टॉपिक क्या था, रेजोनेंस इन पैरेलल LCR सर्किट। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, ये अपना दूसरा पेज आया, यहाँ पर ये दूसरा पेज है, यहाँ पे हमें जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशंस मिला। ओके, फिर जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग यहाँ पर आए, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को निकालने के बाद फिर यहाँ से हम लोग अपना इम्पीडेंस निकाले एट रेजोनेंस, ठीक है। एट रेजोनेंस हम लोग इम्पीडेंस निकाले तो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस मिला। फिर यहाँ से पता चला कि आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो आपका इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके, तो करंट बहुत लो होता है उसके कॉन्सिक्वेंटली, इसकी वजह से सर्किट को कहते हैं रिजेक्टर और फिल्टर सर्किट। ये आपका करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है, देख सकते हैं उल्टा हो गया है, ठीक है।
और फिर हम लोग यहाँ से फिर थोड़ा कंटिन्यू करके एक और पॉइंट देखने का कोशिश किए कि भाई जो इम्पिडेंस है इसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर के फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो आशा है ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपको। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।